अब जो हम समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं उनका नाम है रॉल्फ डेरेनडॉर्फ साहब। रॉल्फ डेरेनडॉर्फ साहब का जन्म 1928 में हुआ। भारतीय समाजशास्त्र के अंतर्गत या समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक विचारकों में रॉल्फ डेरेनडॉर्फ साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रॉल्फ डेरेनडॉर्फ साहब की कृति और उनकी पुस्तकों का वर्णन करेंगे जो भारतवर्ष या पूरे वर्ल्ड के समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के अंतर्गत रॉल्फ डेरेनडॉर्फ विचारक का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे 1-2 प्रश्न अवश्य रहता है। इसीलिए विभिन्न समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र के से सब्जेक्ट पर आधारित जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें रॉल्फ डेरेनडॉर्फ साहब सामाजिक विचारक का कृति और उनकी पुस्तकों का स्मरण में रखना, अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम रॉल्फ डेरेनडॉर्फ साहब के बारे में जानेंगे कि उनकी कृति क्या है। तो रॉल्फ डेरेनडॉर्फ साहब जो हैं तो जर्मनी में पैदा हुए समाजशास्त्र ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संस्थान के निदेशक हैं। यूरोपीय आर्थिक सामुदायिक कमिश्नर भी रहे हैं। डेरेनडॉर्फ साहब का प्रमुख योगदान वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है। उन्होंने वर्ग संघर्ष के संबंध में मार्क्स से भिन्न मत प्रकट किया है, जहां पारंपरिक मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वालों और मजदूरी के लिए काम करने वालों के बीच विभेद करता है, वहाँ डेरेनडॉर्फ साहब वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के लिए प्रमुख रूप से सरकारी दफ्तरों, निगमों जैसे संगठनों में सत्ता में अंतर को उत्तरदायी कारक मानते हैं। डेरेनडॉर्फ साहब मानते हैं कि सत्ता में असमानता अपरिहार्य है, फिर भी इसकी ज्यादतियों पर कुछ सीमा तक नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है। डेरेनडॉर्फ साहब ने संघर्ष के संरचनात्मक कारणों को ढूंढने का यत्न किया है। उनके अनुसार मात्र आर्थिक संबंध ही संघर्ष का कारण नहीं है, अपितु सत्ता शक्ति के संबंध भी संघर्ष को जन्म देते हैं। सत्ता हर सामाजिक संगठन में विद्यमान है, अतः समाज में संघर्ष अवश्यंभावी है। समाज में संघर्ष जो है अवश्यंभावी है। अपने संघर्ष सिद्धांत की प्रस्तुति के पूर्व उन्होंने पश्चिमी सोच पर आधारित सामाजिक संबंधी एक दूसरे के विरोधी 2 मॉडल्स यथा मतेक मॉडल, कंसेंस मॉडल तथा बाध्यता मूलक मॉडल, कोरेशन मॉडल का सविस्तार वर्णन विश्लेषण किया है। डेरेनडॉर्फ साहब मानते हैं कि समाज के 2 चेहरे हैं, यथा संघर्ष और मतेकता सामंजस्य। इन दोनों के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। इन दोनों के बिना समाज का अस्तित्व जो है संभव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की पूर्व आवश्यकताएं हैं। ये दोनों विकल्प न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। संघर्ष तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक पहले थोड़ा बहुत मतेकता न हो। इसी प्रकार संघर्ष अंततः मतेकता और एकीकरण की ओर अग्रसर करता है। डेरेनडॉर्फ साहब के संघर्ष के सिद्धांत की जड़ें सत्ता के विभाजन में गड़ी हुई है।
वे कहते हैं कि सत्ता का विभिन्न रूप में वितरण अनिवार्यतः व्यवस्थित सामाजिक संघर्ष का निर्धारक कारक है। उन्होंने इस संदर्भ में पदों के साथ जुड़ी सत्ता की मात्रा में भिन्नता को संघर्ष का प्रमुख तत्व माना है और व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारात्मक विशेषताओं को संघर्ष को उत्पन्न करने में कोई महत्व नहीं दिया है। डैरेन डफ साहब के अनुसार सत्ता व्यक्ति के साथ नहीं पदों के साथ जुड़ी होती है। अतः एक स्थिति में एक व्यक्ति के पास जो सत्ता है, आवश्यकता नहीं है कि दूसरी स्थिति में भी उसके पास सत्ता का कोई पद हो। इसी प्रकार एक व्यक्ति एक स्थिति में मातहत है तो जरूरी नहीं है कि दूसरी स्थिति में भी वह मातहत ही हो। साहेब और मातहत की स्थितियाँ हितों के संघर्ष को जन्म देती हैं और बाद में यही व्यापक संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। हित दो प्रकार के होते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। उन्होंने अचेतन भूमिका प्रत्याशाओं को अव्यक्त हित कहा है तथा जब अव्यक्त हित चेतन स्थिति में आ जाता है तब वह व्यक्त हित बन जाता है। इसी संदर्भ में डैरेन डफ साहब ने 3 समूह बताए हैं, अर्ध समूह, हित समूह और संघर्ष समूह। डैरेन डफ साहब ने 3 समूह बताए हैं, उनमें अर्ध समूह हो गया, हित समूह हो गया और अव्यक्त समूह हो गया। हित समूह और संघर्ष समूह। वे कहते हैं कि संघर्ष का विश्लेषण करते समय व्यक्त और अव्यक्त हितों के साथ साथ इन समूहों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। वेबरवादी राल्फ डैरेन डफ साहब का इस विषय पर महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि आधुनिक समाजों में सत्ता शक्ति किन हाथों में रहती है। वे कहते हैं कि विशाल आधार पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विकास ने सामान्य जन को इनके अंशों शेयरों को खरीदने का अवसर प्रदान किया है, जिसके कारण अब पूंजीपति मालिकों की अपेक्षा वेतनभोगी व्यवस्थापकों मैनेजरों के हाथ में इन कंपनियों का नियंत्रण होता है। इस स्थिति को उन्होंने पूंजी का विसंयोजन कहा है। इन कंपनियां ये मैनेजर मात्र पूंजीपति मालिकों के हितों का ही ध्यान नहीं रखते, अपितु वे कंपनी की दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता और सुरक्षा के साथ साथ कर्मचारियों और मजदूरों के हितों का भी ध्यान रखने के लिए भी मजदूर संगठनों तथा सरकार के द्वारा बाध्य किए जाते हैं। एंथोनी गिडिंस साहब ने डैरेन डफ साहब के उपरोक्त विचारों की आलोचना 2 आधार पर की है। प्रथम, यह सही है कि संयुक्त पूंजी निगमों ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के विकास ने स्वामित्व के आधार के दायरे को बढ़ाया है। फिर भी इन पूंजीवादी प्रतिष्ठानों का मूल उद्देश्य लाभ अर्जित करना है और इन प्रतिष्ठानों की सारी कार्यप्रणाली अभी भी पूंजीवादी है। लाभ का एक थोड़ा सा हिस्सा ही दिखावे के रूप में अंशधारियों में बांटा जाता है। गिडिंस साहब की दूसरी आलोचना भी प्रथम आलोचना से जुड़ी हुई है। पूंजीपति मालिकों और व्यवस्थाओं मैनेजरों के बीच शायद ही कभी किसी मामले पर घोर मतभेद होता है। अधिकांशतः तो दोनों के हितों में काफ़ी समानता होती है। यही नहीं, कभी कभी तो व्यवस्थापक भी उस कंपनी के बड़े अंशधारी होते, अतः दोनों का ही प्राथमिक उद्देश्य कंपनी की सफलता और लाभ अर्जित करना होता है। कंपनी की सफलता और लाभ अर्जित करना होता है। डैरेन डफ साहब के वर्ग संघर्ष संबंधी विचारों के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उन्होंने कई मामलों में मार्क्स के विचारों से असहमति प्रकट की है। उत्तर पूंजीवादी समाजों में स्वामित्व एवं नियंत्रण एक ही हाथों में नहीं है, जैसा कि आधुनिक संयुक्त पूंजी उद्यमों में होता है। अतः मात्र आर्थिक आधार पर, जैसा कि मार्क्स मानते हैं,
संघर्ष की व्याख्या असंगत और अपूर्ण है। डैरेन डाफ साहब के सिद्धांत की एक प्रमुख कमजोरी उसका एक कारकीय होना है। डैरेन डाफ साहब के सिद्धांत का प्रमुख केंद्र बिंदु सत्ता रहा है, जिसे संघर्ष का एकमात्र कारक नहीं माना जा सकता। उन्होंने सत्ता को संघर्ष का आधार मानकर यह नहीं बताया कि संपत्ति से अधिक प्राथमिकता या महत्व सत्ता को क्यों दी जाती है। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि डैरेन डाफ साहब के सिद्धांत को मार्क्सवादी संघर्ष के सिद्धांत के साथ जोड़ना ही गलत है। उनके सिद्धांत में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के तत्व अधिक हैं। प्रणालियों, पदों तथा भूमिकाओं जैसे तत्वों पर जो डैरेन डाफ के सिद्धांत में जोड़ दिया गया है, वह उन्हें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के साथ जोड़ता है। और डैरेन डाफ साहब की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, उनमें पहला हो गया क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो 1959 में आया। कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास, जो 1967 में आया। सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मनी, जो 1967 में आया। एसे इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी, जो 1968 में आया। द न्यू लिबर्टी, जो 1977 में आया। लाइफ चांसेस, जो 1979 में आया। तो ये डैरेन डाफ साहब की प्रमुख कृति और उनकी प्रमुख पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। और डैरेन डाफ साहब जो हैं, वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जो समाजशास्त्र के अंतर्गत A to Z एग्ज़ाम जो होता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न डैरेन डाफ साहब से अवश्य आता है। इसीलिए डैरेन डाफ साहब की प्रमुख कृति और उनको पुस्तकों का स्मरण ध्यान करना आवश्यक है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं A to Z एग्ज़ाम जो सोशियोलॉजी पर आधारित है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह पूरे वर्ल्ड में सोशियोलॉजिस्ट या समाजशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण है। क्योंकि डैरेन डाफ साहब जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक विचारकों में अपना बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक विचारकों का जब तक अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय का ज्ञान अधूरा है। तो इसलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्री विचारकों का अध्ययन एवं स्मरण करना बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट एवं उपयोगी है। जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी।